है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसके बेसिक ओवरव्यू को देखेंगे ताकि आने वाले सभी प्रोग्राम्स में हम आसानी से एक्लिप्स का प्रयोग कर पाएं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्लिप्स का फोल्डर अवेलेबल है। मैं इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं बार बार इस फोल्डर में ना आकर डायरेक्टली उससे ओपन कर लूँ। राइट क्लिक करें एक्लिप्स पे, सेंड टू डेस्कटॉप, और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखेंगे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन अवेलेबल हो गया है जो शॉर्टकट है एक्लिप्स का। मैं यहाँ डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। वर्क स्पेस डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ अभी और ओके कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक्लिप्स ओपन हो गया है। लास्ट टाइम मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था डिफ़ॉल्ट रूप में इसने उसी को खोल दिया है, लेकिन मैं सब कुछ यहाँ पे ओवरव्यू के रूप में क्लियर करना चाहता हूँ ताकि एक्लिप्स में काम करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि आपके पास कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको एक्लिप्स में दिखाई देती है। एक्लिप्स में काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट डिफाइन करना पड़ता है जिसके साथ आप आसानी से काम कर पाएँ। प्रोजेक्ट डिफाइन करने के लिए आप फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जावा प्रोजेक्ट है। क्योंकि हम जावा के रिलेटेड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो जावा प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ। मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट प्रोजेक्ट दे देता हूँ। लोकेशन वही रहेगी वर्क स्पेस की जिसमें मैं डिफ़ॉल्ट रूप से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ से रन टाइम एनवायरनमेंट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे JRE की सेटिंग्स दी गई हैं जिसका अर्थ है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पे जावा स्टैंडर्ड एडिशन का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो कि 1.8 है डाउनलोड किया है, तो मैं इसके साथ इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ अपने सभी प्रोग्राम्स को। लेकिन यदि आप चाहें तो पहले से डाउनलोड किए पिछले वर्जन्स के साथ भी आप अपने प्रोग्राम की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अर्थात पहले से जो वर्जन अवेलेबल हैं जावा के, अगर वो भी आपके पास इंस्टॉल्ड हैं तो उनके साथ भी कंपैटिबिलिटी आप वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 1.8 ही रहने देता हूँ। बाकी सभी ऑप्शन अभी डिफ़ॉल्ट रहेंगी। आने वाले समय में हम बारी बारी से इन सब के बारे में भी जानेंगे। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ अभी यहाँ से। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत एक सोर्स फोल्डर फिर से बना दिया गया है। ये ऑटोमेटिकली एक्लिप्स ने आपके लिए किया है। जितनी भी आपकी सोर्स फाइल्स रहती हैं जो हम टाइप करते हैं जावा फाइल्स के रूप में, वो सभी सोर्स फोल्डर के अंतर्गत आपको मिलेंगी आपके प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और जब आप उन्हें कंपाइल कर लेते हैं तो फिर आपके इसी फोल्डर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको बिल के अंदर वो आपको फाइल्स मिलेंगी जो क्लास फाइल्स आपकी रहेंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी सोर्स फाइल्स जो जावा फाइल्स हैं वो सोर्स फोल्डर के अंतर्गत, और जितनी भी आपकी क्लास फाइल्स हैं वो बिल फोल्डर के अंतर्गत आपको मिलने वाली हैं। यहाँ से मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। जैसे आप फिनिश करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एक फोल्डर। यहाँ यदि मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर 2 सब फोल्डर्स हैं। सोर्स जिसमें हम अपने जावा कोड्स को डिफाइन करेंगे, और एक है डिफ़ॉल्ट रूप में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के द्वारा इंपोर्ट किया गया फोल्डर जावा JRE सिस्टम लाइब्रेरी, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन से रिलेटेड है। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो इसमें आपको काफ़ी सारी फाइलें पहले से लोडेड मिलेंगी जो आपके जावा के कोड को चलाने के लिए आवश्यक हैं। अभी हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से मैं। अब यहाँ पे आपके पास सोर्स फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग अपने जावा प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जावा की फाइल्स को किस प्रकार से बनाया जाए। सबसे पहले जावा की फाइल बनाने के लिए आपको जावा की क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। इसके लिए हमें मैन्युअली एक्लिप्स में कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। हम सोर्स पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ से क्लास को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लास को क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप बेसिक सेटिंग्स के द्वारा अपनी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है उसको चेक कर लेते हैं। सोर्स फोल्डर जो जहाँ पे आपकी जावा फाइल सेव होने वाली है, यहाँ पे हमने अभी कोई पैकेज डिफाइन नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट रूप में जावा में पैकेजेस के रूप में काम होता है, लेकिन अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे नेम डिफाइन करना है मेरी क्लास का। मैं इसे यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ टेस्ट।
ध्यान रखिएगा क्लास का नाम आप हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करें। हालांकि यदि मैं इसे स्मॉल लेटर से भी शुरू कर दूं तो भी मेरा कोड चल जाएगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि हम जावा की कन्वेंशंस को फॉलो करें, जावा के बेसिक रूल्स को फॉलो करें। उस केस में हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी क्लास का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना है। इस कारण से मैंने यहाँ पे टी को कैपिटलाइज कर दिया है और टेस्ट हमारी क्लास यहाँ पे डिफाइन हो रही है। तो नाम मेरी क्लास का टेस्ट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इसकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेने वाले हैं। सुपर क्लास की जानकारी भी हम आने वाले सेशन में लेंगे। इंटरफेसेस को भी जानकारी लेंगे हम आने वाले सेशन में। अभी बाकी सभी सेटिंग्स वैसी ही रहने देता हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को इंक्लूड करना। यदि आप जावा के कोड को रन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास एक स्पेशल फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपके पास इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरे प्रोग्राम में ये इंक्लूड हो जाए। फाइनली फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही फिनिश करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंतर्गत test.java के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल तैयार हो गई है। यहाँ यदि आप देखें तो ये सारी कोडिंग मेरे पास तैयार हो चुकी है क्लास टेस्ट की। यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्लास का जो नाम है वही हमारी फाइल का नाम भी इसने डिफाइन किया है। तो जब भी आप काम करें जावा में तो आपकी क्लास फाइल के नाम से ही आपके पास आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। जैसे मेरे पास क्लास का नाम टेस्ट है तो यहाँ पे मेरे पास फाइल का नाम भी टेस्ट ही है और सेम लेटर्स के अंतर्गत। यहाँ पे देखें आप, मेरे पास स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन अवेलेबल हो गया है। मैं अभी कोडिंग में नहीं जाता, अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्लिप्स में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है जावा को, और एक्लिप्स के बेसिक इंटरफेस की जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लाइन प्रिंट क्लियर अवेलेबल कर देता हूँ ताकि मेरे पास आसानी रहे काम करने में। मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी है system.out.println और डबल कोट्स में स्मार्टो सिस्टम्स को इंडिकेट किया है। यहाँ पे अभी हम किसी तरह की क्लास की जानकारी या किसी भी तरह की फंक्शन की जानकारी नहीं ले रहे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार से एक्लिप्स में काम कर सकते हैं जावा के साथ। तो हमने अभी तक देखा किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, सोर्स फोल्डर के अंतर्गत किस प्रकार से क्लास डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो जब भी आप अपनी कोडिंग को डिफाइन करते हैं एक्लिप्स में तो उसे रन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम डिफाइन किया है। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ रन बटन अवेलेबल है आपके पास। यदि आप यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी मैं केवल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रन पे, और यहाँ पे देखिए आपके पास सेव एंड लॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो आपके पास ये प्रोग्राम रन हो गया है। इसकी जानकारी मुझे यहाँ कंसोल विंडो से मिल रही है। नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पे एक कंसोल पैनल अवेलेबल है जहाँ पे स्मार्टो सिस्टम लिखा गया है, जो एग्जैक्टली मेरे पास आउटपुट थी मेरे प्रोग्राम की। तो यहाँ पे यदि आप अपने एक्लिप्स को वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं, तो उस केस में आप इस छोटे से प्रोग्राम कोड को एक्सरसाइज फाइल से निकाल कर कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ रन करके देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आपके पास रन कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो एक्लिप्स का इंटरफेस है। तो जैसे अभी हमने देखा कि प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं इनिशियली तो आपके पास एक पैकेज और सोर्सेज को डिफाइन करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें आपके पास पैकेज एक्सप्लोरर में यहाँ पे दिखाई जाती हैं। इनको आप अपनी मर्जी से एक्सपेंड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। वो सब सेटिंग यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम को आप क्लिक करके खोलते हैं वो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टैब के रूप में ओपन हो जाता है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम डिफाइंड है तो यहाँ पे आपके पास टैब के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे टास्क लिस्ट आपके पास दी गई है और नीचे की तरफ एक आउटलाइन व्यू रहता है आपके प्रोग्राम का। जैसे जो मेन फंक्शंस हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहती है। जैसे मेरे पास यहाँ एक ही फंक्शन इंक्लूड है मेन, तो उसको डायरेक्टली एक्सेस में यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो हो सकता है आपके पास 500 से 1000 फंक्शन हो, तो ऐसे केस में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आउटलाइन व्यू। डबल क्लिक करें और डायरेक्टली उस फंक्शन को आप यहाँ से एक्सेस कर लें। नीचे की तरफ आपके पास यदि इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस किया जाएगा प्रॉब्लम्स विंडो में। जावा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ अवेलेबल है, डिक्लेरेशन अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसोल।
यदि आपके पास कोई एरर रहता है प्रोग्राम में और आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली कंपाइल या इंटरप्रेटेड नहीं होता तो कंसोल में आपको उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी दी जाएगी। और यदि आउटपुट बिल्कुल ठीक आता है तो आउटपुट भी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। इसी तरह से यदि आप फाइल पे चले जाएं ऊपर की तरफ से तो यहाँ पे बेसिक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। नई फाइल बनाने से रिलेटेड या नया प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड आप पुरानी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस से। और बेसिक ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही जो एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के रहते हैं, जैसे सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं फाइल्स को। आप वर्क स्पेसेस को स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि जैसे बेसिक ऑप्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं। सोर्स से रिलेटेड बेसिक सेटिंग्स यहाँ से की जा सकती हैं। रिफैक्टर आपके पास अवेलेबल है। नेविगेशन से रिलेटेड टूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिससे आप, यदि आपकी कोडिंग बहुत ज़्यादा पेजेस या लाइंस में कन्वर्टेड है तो आप यहाँ से आसानी से नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों को। आप आसानी से सर्च फंक्शंस को प्रयोग कर सकते हैं इस सर्च मेन्यू के अंतर्गत। प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, प्रोजेक्ट, जहाँ से आप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे रन एक इंपॉर्टेंट मेन्यू रहता है, जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे रन बटन भी मेरे पास अवेलेबल है और मैं चाहूँ तो रन में जाकर यहाँ रन पे क्लिक कर सकता हूँ, या आप कंट्रोल F11 के साथ डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर आप केवल डिबग करना चाहते हैं तो F11 से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रन हिस्ट्री अवेलेबल है और कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। सेकंड लास्ट मेन्यू विंडो में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप चाहें तो एक और एक्लिप्स ओपन कर सकते हैं नई विंडो से। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से आप एडिटर पे कुछ बेसिक सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास विंडोज़ में पर्सपेक्टिव से आप सारे इंटरफेस को रीसेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से मैं टास्क लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ, आउटलाइन भी क्लोज हो जाता है और ये फाइल भी क्लोज हो जाती है, तो मैं इन सबको वापस ला सकता हूँ। इसके लिए विंडो पे जाना है, पर्सपेक्टिव पे जाना है और यहाँ से मुझे रीसेट पर्सपेक्टिव क्लिक करना है। जैसे ही मैं येस करूँगा मेरे पास ये बेसिक टूल्स सभी वापस आ जाएंगे और बेसिक्स विंडोज़ के साथ। और ये जो फाइल है test.java, इसके लिए मैं पैकेज एक्सप्लोरर में जाकर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल भी मेरे पास अवेलेबल है। कुछ एक्स्ट्रा हेल्प अगर आप चाहते हैं एक्लिप्स के बारे में तो यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं। तो अभी हमने इस सेशन में जानकारी ली किस प्रकार से एक्लिप्स को हम खोल सकते हैं, एक्लिप्स में अपनी क्लासेस को, एक्लिप्स में अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, अपनी फाइल को डिफाइन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हैं आपको। और अगले सेशन में हम जानकारी लेंगे अपने पहले प्रोग्राम के बारे में और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम जावा के प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं और जावा के प्रोग्राम को किस प्रकार से रन करते हैं। धन्यवाद।